हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स 2 लेकर आया हूं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वेव का हमने डेरिवेशन कर चुका है। वेव का फार्मूला है, ठीक है ना। वेव का इक्वेशन हमने डेरिवेशन कर चुके हैं हम लोग। और अब हम पढ़ेंगे अप्रगामी तरंगे यानी कि स्टेशनरी वेव, ठीक है। स्टेशनरी वेव, कोई पूछेगा कि स्टेशनरी वेव किसे कहते हैं, तो जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, क्या बोलेंगे कि जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशा में, एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंगे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उनके अध्यारोपण से एक नई तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं जो कि माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। क्या बोलेंगे? जो कि माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस तरंग को हम क्या कहते हैं? अप्रगामी तरंग यानी कि स्टेशनरी वेव कहते हैं। एक बार सुनिए, जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे क्या करें, किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से गतिशील हो, एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में गतिशील हो, तो उनके अध्यारोपण से क्या बोलेंगे कि उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है ना, एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है जो उस माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। उस तरंग को हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव कहेंगे या फिर अप्रगामी तरंगे कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये है आपके t = 0 पे, और ये है आपके बधा हुआ, ठीक है। अब हम ये आपका इस तरह हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई वेव्स चली, ऐसे चली, ठीक है, इस तरह से वेव चली, तो यही वेव जो होगी इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव। क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट वेव। अब एक वेव चली जो इसके विपरीत दिशा में चली, ठीक है ना। जो दोनों क्या होने चाहिए? या तो अनुप्रस्थ होना चाहिए या अनुदैर्ध्य होना चाहिए। तो एक वेव चली जो इनके विपरीत दिशा में चली, ये कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड वेव। अब दोनों तरंग जो है, दोनों वेव के क्या होगा? अध्यारोपण से क्या होगा? एक नई तरंग बनेगी। रेड मार्कर का यूज करते हैं। चलिए एक नई तरंग हम बनाते हैं, ठीक है। एक नई तरंग हम बना रहे हैं, ठीक है। ये नोड्स एक और एंटी नोड्स एक ही पर हो गए, ठीक है ना। तो एक नई तरंग जो बना उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। या फिर स्टेशनरी वेव। या फिर अप्रगामी तरंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? मैं इसको आपको एग्जाम परिभाषा लिखवा दूं? चलिए मैं परिभाषा लिखा देता हूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परिभाषा क्या होगी स्टेशनरी वेव का? आता है आपके एग्जाम में,
स्टेशनरी वेव। तो फ्रेंड्स, हमने ये लिख दिया स्टेशनरी वेव, इसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, स्टैंडिंग वेव या फिर अप्रगामी तरंगे, या फिर क्या बोलेंगे, अप्रगामी तरंगे। ठीक है, स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं इसे। या फिर तो हमने क्या लिखा, जो हमने परिभाषा पहले बोला था वही लिखा है। जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशा में गतिमान हो तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है जो कि माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस तरंग को क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंग कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, उदाहरण में क्या लेंगे, किसी डोरी में जो होती है भेजी गई तरंगे, ठीक है ना, डोरी के सिरे से परिवर्तित हो जाती है। किसी डोरी में भेजी गई तरंगे डोरी के सिरे से परिवर्तित हो जाती है तथा परावर्तित व आपतित तरंगों के अध्यारोपण से डोरी में अप्रगामी तरंगे बन जाती है। यह भी एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सितार होता है, वायलिन होता है। जैसे सितार में वायलिन होता है, वायलिन होता है कि वायलन होता है ना, वायलिन होता है। इसके बाद गिटार होता है। इन सबों में जो तरंगे उत्पन्न होती है ये स्टैंडिंग व अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है। बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अप्रगामी तरंगों में एक होता है निस्पंद नोड्स और एक होता है एंटी नोड्स। तो ये कहाँ बनते हैं, निस्पंद नोड्स और एंटी नोड्स, ठीक है ना। तो निस्पंद जो होते हैं, नोड्स जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड्स और इसको बोलते हैं एंटी नोड्स। जो ये वाली है इसको एंटी नोड्स बोलते हैं, एंटी नोड्स। ठीक है, ये वाली तरंगों को एंटी नोड्स। तो नोड्स तथा एंटी नोड्स की हम परिभाषा लिखेंगे। नोड्स तथा एंटी नोड्स की परिभाषा क्या होगी, नोड्स की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है, ठीक है ना, अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है कि इसमें माध्यम के कुछ बिंदु क्या होते हैं, माध्यम के कुछ बिंदु अस्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं। अस्थायी रूप से क्या होते हैं, विरामावस्था में रहते हैं। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, निस्पंद कहते हैं, जिसे हम नोड्स कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। फिर से एक बार सुनिए, इसमें माध्यम के कुछ बिंदु जो होते हैं, इसमें माध्यम के कुछ बिंदु अस्थायी रूप से क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम नोड्स कहते हैं, निस्पंद कहते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत कुछ बिंदु अन्य बिंदुओं के सापेक्ष क्या होते हैं, कुछ बिंदु अन्य बिंदुओं के सापेक्ष अधिकतम विस्थापित हो जाते हैं। देखिए यहाँ अधिकतम विस्थापित हो गए हैं, ये वाली अधिकतम विस्थापित, यहाँ भी अधिकतम विस्थापित हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। क्या बोलेंगे, एंटी नोड्स बोलेंगे, ठीक है ना। अप्रगामी तरंग की बनने की शर्त एक होती है, क्या होती है कि अप्रगामी तरंग कैसे बनेगी, इसकी शर्त होती है। तो अप्रगामी तरंग बनने के लिए जो होता है, माध्यम असीमित नहीं होनी चाहिए। माध्यम जो होना चाहिए असीमित नहीं होनी चाहिए, वो माध्यम इक्वल होना चाहिए और ज़्यादा दूर तक होनी चाहिए, बल्कि इसकी एक परिसीमा होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए, इसकी एक परिसीमा होना चाहिए कि माध्यम इतना ही तक है। इस प्रकार के माध्यम में संचरित होने वाली तरंग जो होती है, परिसीमा पर परिवर्तित होकर उसी प्रकार की विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगे उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना, जिनके अध्यारोपण के से अप्रगामी तरंगे उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये हो गया, ये परिसीमा है, यहाँ से टकराई और एक दूसरी तरंगे उत्पन्न हो गई, जिससे क्या हुआ, ये दूसरी तरंगे उत्पन्न हो गई और जिससे क्या होता है, वायलिन बजने लगता है, गिटार बजने लगता है। बातें समझ में आ रही है। तो यही इसके शर्त है,
ठीक है ना। अतः बद्ध माध्यम का होना अप्रगामी तरंगों के बनने के लिए आवश्यक शर्त है। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए अब हम इसके लिखाएंगे कि अप्रगामी तरंग यानी कि स्टेशनरी वेव की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव की फर्स्ट विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, कि बद्ध माध्यम में कुछ बिंदु जो कि बराबर बराबर दूरियों पर स्थित होते हैं, बद्ध माध्यम में कुछ बिंदु जो कि बराबर बराबर दूरियों पर स्थित होती हैं, सदैव जो होता है विरामावस्था में रहते हैं। क्या होते हैं? सदैव विरामावस्था में रहते हैं, अर्थात उनका विस्थापन जो होता है शून्य होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है शून्य होता है। इन बिंदुओं को निष्पन्द कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? इन बिंदुओं को क्या कहेंगे? निष्पन्द कहते हैं। यदि अप्रगामी तरंग अनुदैर्ध्य है तो इन निष्पंदों पर दाब में तथा घनत्व में परिवर्तन अन्य बिंदुओं की सापेक्ष सबसे अधिक होती है। बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नोट करते जाएंगे। निष्पंदों के बीच बीच में जो बिंदु, ठीक है ना, होते हैं उनका विस्थापन जो होता है अन्य बिंदुओं की अपेक्षा सबसे अधिक रहता है। क्या होता है? उनका विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा सबसे अधिक रहता है। ये है निष्पंदों के बीच बीच में क्या होता है, निष्पंदों के बीच बीच में जो बिंदु होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट जो होता है अन्य बिंदुओं की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। इन बिंदुओं को क्या कहेंगे? प्रस्पंद कहेंगे। बातें समझ आ रही? इन बिंदुओं को हम प्रस्पंद कहेंगे, एंटीनोड्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या होता है कि इस अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग में, सेकंड में ही लिखना है क्या, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों में इन प्रस्पंदों पर दाब अथवा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। इस पे एंटीनोड्स पे क्या होता है? दाब अथवा घनत्व का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड लिखेंगे कि दो पास पास के निष्पंदों अथवा दो पास पास के प्रस्पंदों के बीच की दूरी जो होती है λ/2 होती है। क्या लिखेंगे? λ/2 होती है। दो पास पास के प्रस्पंदों अथवा दो पास पास के निष्पंदों, ये हो गया आपका नोट्स। तो इनके जो बीच की दूरी होती है ये होती है λ/2, या फिर इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से मान के चलो ये इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है λ/2 होती है। दो प्रस्पंदों अथवा दो निष्पंदों के बीच की दूरी जो होती है λ/2 होती है। एक निष्पंद तथा उसके पास वाली प्रस्पंद के बीच की दूरी क्या होती है? एक निष्पंद तथा उसकी पास वाली प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? निष्पंदों को छोड़कर माध्यम के सभी बिंदु कंपन करते हैं। क्या करते हैं? निष्पंदों को छोड़कर माध्यम के सभी बिंदु कंपन करते हैं, परंतु कंपन का आयाम, जो कंपन का एम्पलीट्यूड है, आयाम जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न होता है। क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न होता है। निष्पंदों पर यह शून्य तथा प्रस्पंदों पर यह अधिकतम होता है। बातें समझ में आ रही है? निष्पंदों पर शून्य तथा प्रस्पंदों पर यह अधिकतम होता है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या लिखेंगे? कि दो निष्पंदों के बीच, क्या लिखेंगे? कि दो निष्पंदों के बीच सभी बिंदु एक ही कला में कंपन करते हैं। क्या होते हैं? एक ही कला में कंपन करते हैं। वे साथ साथ अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पहुंचती है। ठीक है ना। वे साथ साथ अपने अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पहुंचते हैं तथा साथ ही साथ साम्यावस्था से भी गुजरते हैं। बातें समझ में आ रही है? छठवां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे? कि किसी क्षण किसी निष्पंद के एक ओर की बिंदु की कला, फेज वगैरह का समझ रहे होंगे, कला उसके दूसरी ओर के बिंदु की कला के विपरीत होती है। छठवां ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि माध्यम के सभी बिंदु एक आवर्तकाल में दो बार एक साथ अपनी अपनी साम्यावस्था से गुजरते हैं। एक आवर्तकाल में दो बार, ठीक है ना, एक साथ अपनी साम्यावस्था से गुजरते हैं, अर्थात दो बार अप्रगामी तरंग एक सीधी रेखा का रूप ले लेती है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो इतना बहुत है, आप इतना नोट कर लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगों की तुलना हम करेंगे। ठीक है ना। प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगों की
तुलना, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। इसको मिटाता हूं मैं। तो कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। एक तरफ लिखेंगे प्रगामी तरंगे, ठीक है ना। प्रगामी तरंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरी तरफ लिखेंगे अप्रगामी तरंगे यानी कि स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रगामी तरंग में पहला जो लिखेंगे, ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से, माध्यम में क्या होती है, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने इन दोनों के बीच हमने लिख डाला है, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव के बीच में कंपैरिजन कर दिया है। इसमें 3-3 हमने लिख दिया है, आप लोग और 2-2 अपने से गूगल से सर्च करके जैसे भी हो लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे फर्स्ट में प्रोग्रेसिव तरंग में क्या होती है कि ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये तरंगे माध्यम की दो सीमाओं के बीच स्थिर रहते हुए फैलती तथा सिकुड़ती है। इसमें देखिए इन तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं तथा सभी के कंपनों का आयाम बराबर रहता है। इसमें देखिए इन तरंगों में निस्पंदों को छोड़कर माध्यम के अन्य सभी कण कंपन करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इन तरंगों में किसी भी क्षण एक कण से दूसरे कण की कला लगातार बदलती रहती है, और इसमें जो होती है इन तरंगों में किसी भी क्षण दो पास के निस्पंदों के बीच के सभी कणों की कला एक ही होती है। बातें समझ में आ रही है? तो फ्रेंड्स, इसके जो बाद में आपके लिए लेकर आऊँगा अगले लेक्चर में, तो ओपन आर्गन पाइप एंड क्लोज आर्गन पाइप का फार्मूला प्रूव करूँगा, या फिर जो भी होगा फार्मूला, और इसका भी मतलब अप्रगामी तरंग का भी फार्मूला होता है। आप वही फार्मूला होता है, सबके लिए वही फार्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको वो फार्मूले बता रहा हूँ। y = 2a cos 2πx/λ sin 2πt/t होता है। ठीक है ना, हम जोड़ देते हैं y1 = a sin ωt - kx, और एक होता है -kx, और जब इधर से वापस लौटेगी तो क्या होगा, a sin ωt + kx होगा, और y = y1 + y2 जोड़ देंगे तो आपके फार्मूले बन जाएंगे। बना दूं क्या आपको? नहीं, छोड़िए, ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे अप्रगामी तरंग के लिए कि y = 2a cos 2πx/λ sin 2πt/T, ये फार्मूला नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें क्या होगा, आर्गन पाइप में क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप के फार्मूले मैं प्रूव करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, उसमें अभी नोड एंटी नोड वगैरह सब होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।